हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ब्रीफ में शॉर्ट में समझेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स। फटाफट ट्यूबरकुलोसिस के बेसिक्स समझ लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी कहते हैं। हिंदी में इस बीमारी को तपेदिक भी कहते हैं। टीबी इज अ क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिसीज। ये बीमारी एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से होती है। इस बैक्टीरिया को ट्यूबरकुल बैसिलाई भी कहते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर। इस बैक्टीरिया से जो लीजन या फिर जो घाव प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं ग्रैनुलोमा, और इसीलिए टीबी इज नोन एज अ ग्रैनुलोमैटस डिसीज। नाउ टीबी से मेनली लंग्स अफेक्टेड होते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी यानी कि लंग्स। अगर ये बैक्टीरिया लंग्स से बाहर दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करे, जैसे कि बोन्स, स्केलेटल मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उस केस में ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और अगर ये बैक्टीरिया ब्लड को इन्फेक्ट कर दे तो टीबी का इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसको कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का स्ट्रक्चर है। ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो सेल वॉल है ये 5 मेन टिश्यू लेयर्स से बनी हुई है। सबसे जो इनरमोस्ट टिश्यू लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर है रैबिनोगैलेक्टान, उसके ऊपर है माइकोलिक एसिड और सबसे बाहर है कैप्सूल। ना ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स और दूसरी ड्रग्स इस माइकोलिक एसिड लेयर को पास नहीं कर पाते, इस माइकोलिक एसिड लेयर के थ्रू पास नहीं हो पाते और इसी वजह से वो इस बैक्टीरिया तक पहुंच नहीं पाते। और इसीलिए टीबी का जो इलाज है वो काफ़ी लंबा चलता है और टीबी के जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ किया जाता है। नाउ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स। नाउ मेनली फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। इन ड्रग्स की एफिकेसी बहुत अच्छी है और इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी काफ़ी कम है। नाउ सेकेंड लाइन ड्रग्स को रिजर्व ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है। ये जो ड्रग्स हैं ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। इनकी एफिकेसी कंपैरेटिवली कम है और इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा है। नाउ फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजीनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाउ इन ड्रग्स को याद रखने के लिए निमोनिक्स है राइप्स, RIPES। देन सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं एथियोनामाइड, देन प्रोथायोनामाइड। प्रोथायोनामाइड को एथियोनामाइड की जगह यूज़ किया जा सकता है। देन साइक्लोसेरीन, देन टेरिजिडोन। टेरिजिडोन को साइक्लोसेरीन की जगह यूज़ कर सकते हैं। देन पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इन शॉर्ट पास। उसके बाद आते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ्लोरोक्विनोलॉन है। उसके बाद आते हैं इंजेक्टेबल्स। ये हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, नेमली केनामाइसिन एंड एमिकेसिन। तो ये हैं सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। मेनली फर्स्ट लाइन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब हम, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही हमारी मेन ड्रग्स हैं, अब हम इन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी को समझते हैं। नाउ लुक एट दिस चार्ट। ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की फार्माकोलॉजी समराइज कर रहा है। नाउ ड्रग्स है हमारी आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजीनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं ये बैक्टीरिसाइडल हैं, या फिर कहें ये सारी की सारी ड्रग्स ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग्स हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मार देती हैं, एक्सेप्ट इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ को रोकता है।
दूसरी बात, पायराजीनामाइड एक वीकली बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये बैक्टीरिया उसको किल करती है. Now, isoniazid and rifampicin, these are the two best anti-tubercular drugs. Now, आगे देखते हैं इन ड्रग्स की पेनिट्रेशन. ये ड्रग्स कहाँ तक अपना असर दिखाती हैं. यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने के बाद जो टीबी के बैक्टीरियाज हैं वो लंग्स में पहुँचते हैं, वो लंग्स के एल्वियोलाई में पहुँच जाते हैं. और जैसे ही ये बैक्टीरिया एल्वियोलाई में पहुँचते हैं, वहाँ पर मैक्रोफेजेस जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी उस एरिया में, उस साइट पर पहुँच जाते हैं. और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो बैक्टीरियाज को निगल लेते हैं. तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैं, ये जो बैसिला हैं, ये किसी सेल के अंदर भी हो सकते हैं और ये फिर किसी सेल के बाहर भी हो सकते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेजेस के अंदर भी हो सकते हैं और ये जो हैं ये मैक्रोफेजेस के बाहर भी हो सकते हैं. तो आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथेम्ब्यूटॉल, they act on intracellular as well as extracellular bacteria, while pyrazinamide acts on intracellular bacteria and streptomycin acts on extracellular bacteria. अब समझते हैं इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. आइसोनियाजिड एंड पायराजीनामाइड ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं. इथेम्ब्यूटॉल अराबिनोगैलेक्टान की सिंथेसिस को रोकता है. तो ये तीनों ड्रग्स आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड एंड इथेम्ब्यूटॉल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देते. दूसरी तरफ रिफैम्पिसिन बैक्टीरिया के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे बैक्टीरिया में आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती और फर्दर बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती. उसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकता है. अब पढ़ते हैं ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स. नाउ आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड पायराजीनामाइड ये तीनों ड्रग्स हेपाटोटॉक्सिक हैं. देन पायराजीनामाइड एंड एथेम्ब्यूटॉल ये दोनों ड्रग्स हाइपर यूरेसीमिया प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से गाउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन आइसोनियाजिड हेपाटोटॉक्सिक होने के अलावा इसका एक और मेन एडवर्स इफेक्ट्स है पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी कि पेरिफेरल नर्व्स पर सूजन आना, जिसकी वजह से बॉडी का कोई भी हिस्सा सुन पड़ सकता है, यानी कि उसमें नंबनेस हो सकती है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं. तो आइसोनियाजिड के साथ हमेशा विटामिन B6 का सप्लीमेंट देना ज़रूरी है. विटामिन B6 का सप्लीमेंट देने से आइसोनियाजिड की जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है. अब देखते हैं रिफैम्पिसिन का भी हेपाटोटॉक्सिसिटी के अलावा एक और एडवर्स इफेक्ट है. ना ये एडवर्स इफेक्ट एज सच हार्मलेस है. ना इस एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि रिफैम्पिसिन लेने से बॉडी की जो सिक्रीशंस हैं, बॉडी की सिक्रीशंस जैसे कि यूरिन, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, इनका कलर चेंज हो जाता है. इन सिक्रीशंस का जो कलर है वो ऑरेंज रेड हो जाता है. तो इस वजह से जो पेशेंट है उसको इस एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो पेशेंट है वो घबरा सकता है. देन पायराजीनामाइड से होती है हेपाटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपरयूरेसीमिया. इथेम्ब्यूटॉल से हाइपरयूरेसीमिया के साथ साथ इट कैन ऑल्सो कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस. ये भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि आई की जो ऑप्टिक नर्व है उसमें सूजन आ जाना, जिसकी वजह से विजुअल शार्पनेस कम हो सकती है, कलर विजन हो सकता है, देन फील्ड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो जैसे ही पता चले पेशेंट को कि उसको विजन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो एथेम्ब्यूटॉल लेना एकदम बंद कर देना चाहिए. देन स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी. तो ये भी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसके मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं. और यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को एज अ मेन
फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज़ नहीं किया जाता। स्ट्रेप्टोमाइसिन को एज अ सप्लीमेंट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज़ किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको बाकी ड्रग्स के साथ ऐड कर लेते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो इसका यूज़ नहीं करना बिकॉज ऑफ इट्स हाई टॉक्सिसिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझते हैं कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में क्या रोल है। नाउ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस सिम्प्टोमेटिक होता है और साथ ही ये कम्युनिकेबल यानी कि ट्रांसमिटेबल भी होता है। नाउ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में वो सभी न्यू केसेस आते हैं जहाँ पर स्पूटम यानी कि बलगम का स्मीयर जो है वो पॉजिटिव हो, या फिर पेशेंट को सीवियर पल्मोनरी टीबी हो, या फिर पेशेंट को सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो। तो ये सारे केसेस हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के। ना एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट 2 फेजेस में होती है, इनिशियल इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूअस फेज। ना इनिशियल इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग्स यूज होती हैं, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरोजिनामाइड एंड एथेम्ब्यूटोल। साथ में हम देंगे विटामिन B6 एज अ सप्लीमेंट जिससे आइसोनियाजिड की न्यूरोटॉक्सिसिटी ना हो। और ये चारों ड्रग्स दी जाती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। ना इस इनिशियल ट्रीटमेंट से टीबी के बैक्टीरिया जल्दी से मरने लगते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स जैसे कि खांसी आना, भूख न लगना में काफ़ी रिलीफ मिलता है। ना इनिशियल फेज के बाद आता है कंटिन्यूअस फेज जिसमें 2 ड्रग्स दी जाती हैं, रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड, साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंट तो देंगे ही, और ये दोनों ड्रग्स दी जाती हैं 4 मंथ्स के लिए। ना इस ट्रीटमेंट से जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की जो ये बीमारी है ये जड़ से ठीक हो जाती है। अब एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के बाद आता है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी में बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करते, बैक्टीरिया जो है वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, इसीलिए लेटेंट टीबी के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। ये है एसिम्प्टोमेटिक और साथ ही है ये नॉन कम्युनिकेबल, ये स्प्रेड भी नहीं होती। बट लाइफ टाइम पूरी लाइफ में कभी ऐसा हो कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाए तो उस वक्त ये जो डॉर्मेंट बैसिलाई हैं ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए लेटेंट टीबी की ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ना लेटेंट टीबी की ट्रीटमेंट एक ड्रग से होती है, आइसोनियाजिड अलॉन्ग विद विटामिन B6 को दिया जाएगा 6 से 9 महीने तक, या फिर इसकी जगह दे सकते हैं रिफैम्पिसिन 4 मंथ्स के लिए, और इससे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लीटली इराडिकेट हो जाती है। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और इसमें क्या रोल है हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम वही यूज़ करेंगे जहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, जहाँ पर फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं उनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो, या फिर जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो टॉलरेट ना हो पाती हो, या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। तो ये है एक शॉर्ट समरी, अ ब्रीफ समरी, जिसमें हमने मेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की फार्माकोलॉजी कंप्लीट करी है। अगर आपको सभी फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी डिटेल में समझनी है तो आप डिटेल्ड वीडियो ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को देखें, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ना ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। टीबी की ट्रीटमेंट के लिए आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।